हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यार्पण एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, जो कि पूरे साल मतलब अब एग्जामिनेशन फाइनल आने वाले हैं, तो अभी तक बच्चों को यही नहीं पता है, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, जो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बच्चों, आपके लिए खास ये वीडियो है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा कंप्लीट बुक जो है ना, इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं, कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, जो किस टाइप के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में आते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें, और जिस भी प्रकार के किसी भी प्रकार के अगर क्वेश्चंस अगर हो, चाहे मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, किसी प्रकार का, तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके लिए वो वीडियो बना के दूंगा, समझा के दूंगा, और सबसे बड़ी बात, आपके साथ हमेशा बना रहूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आपका नजदीक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग का पहला जो क्वेश्चन नजर आ रहा है बच्चा, वो यहाँ पे ये हम समझा के आपको बताएंगे, जो कि पूरा कंप्लीट बुक का यहाँ पे निचोड़ होने वाला है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आना ही आना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बिना दिए गया परमेय संख्या, ये जो परमेय संख्या दिया गया था, परमेय संख्या क्या होता है, जो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, जिसमें पी और क्यू क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। जैसे कि बच्चों आप लोग को मालूम होना चाहिए, शांत या अशांत होने के लिए जो प्रवृत्ति है उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो पहला क्वेश्चन ये शांत है या अशांत है, बिना कोई भाग दिए हुए आपको पता करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे बच्चा, तो यहाँ पे आप देखो 17 अब बट्टे में क्या लिखा हुआ है 8, तो आपको क्या करना होगा, इसका हम लोग को गुणनखंड करना है। ठीक है ना, तो गुणनखंड का मतलब क्या, आप 8 का जब आप गुणनखंड करते हैं 2 से लगाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4, और 4 से यहाँ पे मतलब 2 में लगाएंगे तो यहाँ पे 2, मतलब 2 का पावर क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दो 2 का पावर 3, और कहीं पे और पे नंबर है नहीं है, ऊपर में क्या लिख दो 17। ठीक है, अब क्या है ना, आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, हम ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, हमें पता है, ऐसे करके लिखिए। ठीक है ना, हमें पता है अगर अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में जब हर होता है, देखिए 2 गुने 5 के पावर n के रूप में जब हर होता है, तो परिमेय शांत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा यही आपको लिखना है। तो ये क्या है, पहला क्वेश्चन का जवाब है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक एडवांटेज यहाँ पे ये बताना चाहूंगा। अब ये क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो 17 बट्टे यहाँ पे 2 का पावर 3 लिख दिए, क्योंकि हम यहाँ पे लिख दिए, जो हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं, जो 2 का घात जो m लिखा हुआ है, 5 घात जो n लिखा हुआ है, अगर इसके रूप में इसका जो हर दिया हुआ है, ठीक है ना, वो या तो 2 के पावर, देखिए ध्यान से, या तो 2 के पावर n होना चाहिए, तब भी जो है शांत होगा, या 5 के पावर, अगर मान लीजिए कुछ भी आप यहाँ पे m लिख दो, तो यह इससे मतलब नहीं सर, ये नहीं सर, आप m लिख दिया, n लिख दिया, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, x y कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, या तो 2 के पावर में होना चाहिए, तो 5 के पावर होना चाहिए। अब इसके साथ अगर मान लीजिए, अगर मैं इसके साथ लिख दूं यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा अशांत। अगर सिर्फ या तो 2 के पावर में होना चाहिए, या तो 5 के पावर में होना चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए, तो अगर या तो दोनों रहेगा तब भी शांत होगा, दोनों में से किसी एक को भी अगर लिखते हैं, मतलब एक भी लिखेंगे, तभी ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, मतलब पावर मतलब घात यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पे ऐसा होता है तो ये क्या होता है, शांत होता है। अतः यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे जो लिखा हुआ है 17 बट्टा जो आपका 2 के पावर 3 है, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, शांत ही होगा ना, ये भी क्या होगा, शांत ही होगा। कहानी खत्म, पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। देखो बच्चा, एग्जामिनेशंस में आपको इस तरीके से लिखना है, ये जो है ना कोटेशन जिसको बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ता है। अब ये नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, बिना भाग दिए हुए आपको बताना है, तो मैं यहाँ पे भाग नहीं दिया, बस यहाँ पे
जो नियम होते हैं मैंने उस नियम को पालन किया, जो दो के पावर 2 के घात 5 और 5 के घात 2 के घात m और 5 के घात n के रूप में होना चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए या दोनों में से एक भी रहेगा तब भी क्या होता है 7। चलो इसमें इतना मैंने बात कर लिया। अब आते हैं इस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा को बोला गया यहाँ पे, यदि बहुपद का शून्यक x-4 हो, तो देखिए आपके पास जो दिया गया है क्या दिया गया है, जो x के पावर -4 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला गया बहुपद, अच्छा बहुपद अगर दिया है तो आप इसमें मान लें, ठीक है ना, मान लें यहाँ पे जो बहुपद है इसको हम p से मान लेते हैं, ठीक है ना। तो p और फंक्शन यहाँ पे कार्य क्या कर रहा है x का ना, तो अब यहाँ पे मान लीजिए x और बराबर में ये 0 है। अब ये बहुपद अगर है तो इसके जगह पर अगर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे जो x के पावर क्या लिखा है यहाँ पे बहुपद, तो आप लिखो x के पावर -x -2k प्लस में 2 अब बराबर में 0 लिख देंगे, ठीक है ना। हम इसमें मान लिए हैं x के बराबर में बहुपद 0 दिया हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे एक आपका शून्यक दिया हुआ है, ठीक है ना, दिया गया है यहाँ पे शून्यक, ये क्या दिया हुआ शून्यक, और शून्य क्या है आपका x के बराबर में 4 दिया हुआ है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना, जैसे यहाँ या तो भाग दे दो, भाग विधि से भी इसको बना सकते हो, या नहीं तो क्या करो ये जो -4 है ना बच्चा, वो क्या करो इस पे जाके रख दो, ठीक है ना, वैल्यू इस पे पुट कर दो, जहां जहां x है वहां पे जाके रख दो। तो यहाँ पे क्या करो, जैसे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका हम इम्प्लाइड के साइन ले लेते हैं, और x का वैल्यू कितना दिया का मान कितना दिया हुआ -4, तो यहाँ लिखो -4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -4 -2k अब प्लस में 2। जैसे कि मालूम है आपको इसमें से किसका मान आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो मान बोला गया k का मान निकालिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो -4 है ना इस वाले पे रख देना है वैल्यू, आपका k का मान आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ, -4 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 16, अब माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो हो जाता है +4, अब माइनस के साथ जब इसको आप गुना करोगे तो बच्चा हो जाएगा -2k प्लस -2 बराबर में 0, तो 16 और 4 हो जाएगा 20, अब 20 में से अगर 2 को चला गया तो बचेगा 18 -2k अब बराबर में 0। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लिया जाए तो क्या बनेगा, 18 ऐसे रहने दीजिए। अभी देखो ये -2k है ना, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा प्लस में, तो ये प्लस दे दो। अब इसको क्या करना होता है, ये जो इस तरीके से इसको इससे भाग देना होता है, तो इसको भाग दे दो, जैसी भाग देगा तो यहाँ हो जाएगा 9, मतलब ये k का जो मान होगा वो कितना होगा 9 हो जाएगा। k का मान कितना हो जाएगा बच्चा, तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रहा है। कृपया करके ज्यादा से ज्यादा जो है ना हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुने देखें, क्योंकि आपके पूरे कंप्लीट के मैं बात कर रहा हूँ। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी आपको क्वेश्चन यहाँ जो दिख रहा है बच्चा, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यहाँ लिखा हुआ है जो 192 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब बहुत ही सिंपल है, इसको अगर हम लोग बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड के विधि के हिसाब से इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कर रहे बच्चा, तो आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है, 192 है। अब 192 को आप जो डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड कर करके पावर को आपको क्या करना होगा, पावर मतलब घात को रेज करना होगा। तो 192 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो बचेगा 96, तो यहाँ पे हो जाएगा 96। देखिए टाइम लगेगा ना, आप 2 लगाएंगे थे आपको हो जाएगा 48, 2 लगाए थे यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, और 2 लगाए यहाँ पे तो हो जाएगा 12, 2 से भागा दीजिए तो हो जाएगा 6, और 2 से भागा दीजिए तो हो जाएगा 3। अब ये नहीं लग रहा, चलो एक बार और लगा दो। अब यहाँ पे बोला गया जो अभाज्य गुणनखंड, ये तो अभाज्य गुणनखंड हुआ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बताइए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 की पावर क्या लिख दीजिए 6, और उसके बाद 3 कितना बार है, 1 बार है, तो हो गया। बस आपको यही करना है, ठीक है। ये हुआ अभाज्य गुणनखंड। चलो अब आते हैं चौथा प्रश्न पे। इसी तरीके से अभाज्य कोई भी अगर संख्या रहेगा अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एज ए प्रोडक्ट, तो आप इसी तरीके से लिख दोगे, ठीक है। चलो अब आते हैं बच्चा अगला प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 4।
समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो कमेंट करना। अब यहाँ लिखा हुआ है जो द्विघात समीकरण को यहाँ के मूल, मूल मतलब यहाँ पे हमको जो है ना गुणनखंड करके इसके मूल पता करना है, रूट्स पता करना है। और ये तभी होगा जब हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड नहीं, ये फैक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो फैक्टराइजेशन इसको निकालना पड़ेगा। और ये बोला गया जब कोई ऐसा मेथड नहीं बोला गया, सिर्फ बोला गया इसके रूट्स निकालना है। तो देखो अब यहाँ पे इसको हम लोग मध्य भाग जो है ना तोड़ के इसको आपको बताते हैं। जैसे कि आपको दिया द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर इसका मूल ज्ञात करते हैं, रूट्स ज्ञात करते हैं बच्चा, तो देखो इसको सिंपल से भाषा में लिखो 10 का एक्स स्क्वायर माइनस 20x आप प्लस यहाँ पे कितना 1 बराबर में 0 दिया हुआ है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए रूल क्या होता है, जब इसको इससे गुना करना होता है ना, मध्य भाग अगर तोड़ना चाहते हैं तो इसको अगर इससे गुना करेंगे तो आपको सोचने और समझने के लिए क्या होता है, 10 एक्स स्क्वायर को जब एक से आप गुना करेंगे तो एक से गुना करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 100 एक्स स्क्वायर बनता है ना, 100 एक्स का वर्ग बन जाता है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखो, देखो इसको आप ऐसे लिखो 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x अब माइनस 10x। बताओ माइनस 10 को अगर माइनस 10 से अगर गुना करिएगा तो प्लस 100 हो जाएगा, 100x का वर्ग हो जाएगा। और इसको अगर जोड़ते हैं माइनस 10x माइनस 10x कितना हो जाएगा, माइनस 20x हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ऐसे लिखा गया। और वो बस एक सोचना है ऐसे करके, उसको आपको दिखाना नहीं है, बस एक सोच है, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 1 इक्वल टू 0 ऐसे रहेगा। अब क्या है ना, आपके पास 3 गो दिया हुआ था, तो यहाँ पे आप कितना हो गया 4 गो। तो आपको क्या करना होगा, इसका फैक्टर निकालने, कॉमन लेके जो है ना आपको देखना है। तो आप इसमें क्या करें, यहाँ पे 10x कॉमन लें। जैसे 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आप क्या रखो 10x। अब जैसे यहाँ पे 10x हुआ तो 10x को 10x से गुना करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ 100x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। अब 1 को 10 से गुना करेंगे तब ना 10 आएगा। अब ये माइनस है, इसको तो ब्रैकेट बंद कर लीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए और यहाँ पे 1 रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे 10x है, 10x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, है ना। अब बराबर में 0। तो बच्चा लोग आप यहाँ पे देखो ये दोनों ब्रैकेट में क्या होगा, जो दोनों कोष्टक दिया हुआ है वो दोनों में क्या है बराबर। जब दोनों बराबर होता है ना कोष्ट में, ये संख्या और ये संख्या हमेशा जो रहेगा ना, ये जो पद दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, ये हमेशा क्या रहना चाहिए, बराबर दिखना चाहिए कोष्टक में, तभी गुणन सही होता है। तो इसको 2 बार लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे 1 बार लिखो 10x माइनस 1। अब देखो ये ऐसे लिख दो। अब फिर यहाँ पे देखो एक यहाँ पे 10x नजर आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पे लिखो 10x। अब फिर यहाँ पे माइनस 1 आ जा रहा है तो माइनस 1 यहाँ पे लिख दो। अब बराबर में क्या जा रहा है 0 जा रहा है। तो अब क्या करना है, इसके बराबर में ये 0 है, इसके बराबर में 0 है, तो इसको 2 पार्ट में आप बना सकते हो। इसको ऐसे लिखो 10x माइनस 1 बराबर में 0। और ये वाला देखो, ये वाला जो दिख रहा है हम यहाँ लिखे, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 10x माइनस 1 बराबर में 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 10 से भाग हो जाएगा तो 1/10। और यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ भी माइनस में उधर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा और 10 से भाग हो जाता है, ये हो जाएगा। तो हो गया आपका, निकालने के लिए बोला गया था मूल, तो यही हुआ मूल। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट जो है ना आप लिख सकते हैं अतः, अतः, अतः मूल बराबर में, मूल जो लिखा हुआ है आपका, ठीक है, जो मूल है, मूल है वो क्या है आपका x बराबर में आपका 1/10, 1/10 मतलब दोनों बराबर है, तो यही आपका मूल हो गया, ठीक है, मतलब फैक्टराइज हो गया। चलो ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं 5वां नंबर पे, ठीक है, इस तरीके से फैक्टराइज कर लेना है। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है भाई तो कमेंट तो करना पड़ेगा, कमेंट करके बताओ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे शिकायतें हैं बच्चा। चलो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है समानांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालना है। जैसे कि मालूम होना चाहिए बच्चा, अगर आप जो है ना समानांतर श्रेणी बनाते हो तो उसके लिए सामान्य सूत्र क्या होते हैं। समानांतर श्रेणी की अगर बात करें, समानांतर श्रेणी के हम लोग अगर यहाँ पे सामान्य सूत्र की बात करें तो क्या होता है a, a+d और a+2d a+3d ऐसे होता है, ठीक है ना। तो बोला गया प्रथम 4 पद निकालना है। तो समानांतर श्रेणी में प्रथम 4 पद अगर निकालते बच्चा, प्रथम 4 पद, ये हम बना रहे हैं प्रश्न संख्या 5, ठीक है। अब प्रथम 4 पद अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए पहले प्रथम 4 पद क्या लिखाएगा, पहला a, दूसरा लिखाएगा आपका a+d, तीसरा लिखाएगा a+2d और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या लिखाएगा a+3d,
ये होता है सामान्य सूत्र। जबकि आपको दिया हुआ है प्रथम पद ए, मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे जबकि लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो थोड़ा सा स्टेटमेंट, पद प्रथम 4 पद ये निकाले हैं, समानांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकाले हैं। जबकि ए बराबर में दिया गया आपको 4, और जो डी है, डी मतलब सार्वंतर दिया हुआ है -3 दिया हुआ है ना। अब जैसे अगर ये मान लीजिए बच्चा, अगर दिया हुआ है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ पे ये वाला वैल्यू इस पे रखो, तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, एक जगह पे क्या लिख दो 4, तो पहला तो निकल के आ गया, दूसरा एक जगह फिर लिखो 4, और डी कितना आपका -3, तो -3 लिख दो, फिर कॉमा एक जगह पे 4 लिखो, फिर यहाँ पे 2 मतलब 2 लिखना है, और डी की जगह पे -3 लिखना है, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद आते यहाँ पे, तो यहाँ लिखना है 4, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस और 3 अगुने हो जाएगा -3। अब इसको अगर हिसाब बारी कर लिया जाए तो 4 का तो 4 रहेगा। देखिए 4 + -1 कर लेते हैं तो +-3 हो जाएगा, 4 का 4, थोड़ा क्या जोड़ घटा गुना करना पड़ेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, लेकिन 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 होगा, ब्रैकेट कोष्टक से गुना करते हैं तो -3 को 3 से गुना करेंगे -9, -9 यहाँ पे प्लस माइनस होगा ऐसे। अब इसको ठीक है, तो अब यहाँ लिखते हैं 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, ठीक है। 4 में से 6 गया तो कितना बचेगा -2, और 4 में से -9 गया तो कितना बचेगा -5, ठीक है। तो ये रहा, तो हो गया इस प्रकार प्रथम 4 पद आपका क्या है, इस प्रकार प्रथम 4 पद कुछ इस प्रकार है, किस प्रकार है, जैसे हम लोग वहां पे निकाले हैं, क्या है 4,1, अच्छा सीधा 1 है, माइनस नहीं है, तो 4, उसके बाद -1 -2 फिर -5, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। बस करना कुछ नहीं, वो जो समान सूत्र दिया गया ना उसमें ए और डी के वैल्यू निकाल दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। ये था 5वां नंबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे मैं पहले से ही कुछ क्वेश्चंस को सही तरीके से यहाँ पे मैं बताने के लिए लिख लिया हूँ, ताकि मुझे ज्यादा नहीं लिखना पड़े, मैं आपको समझा देता हूँ। इस टाइप क्वेश्चन में बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए इसको पहले लिख दिया। देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन 100% आपको आएगा ही आएगा, ठीक है ना, 100% आएगा। क्या है क्वेश्चन, जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है, जो प्रूव करना है, सिद्ध करना है आपको 3√2 है ना, एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए। जैसे कि मालूम होना चाहिए बच्चा, जितना भी अगर आप देखिएगा √2, √3, √5, √7, √11, √13, जिसका हम लोग फैक्टर मतलब गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, वर्ग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उस वर्ग मतलब कहने मतलब ये वर्ग रूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, स्क्वायर रूट की बातें कर रहा हूँ, जैसे 16 का अगर निकालते हैं तो कितना होता है 4 हो जाता है, वर्ग रूट की बातें करें, स्क्वायर रूट की बातें करें तो। लेकिन यहाँ पे √2, √3, √5 ऐसे करके जो देखते हैं, ये सबका जितने भी संख्या देख रहे हैं सबका सब क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। और जैसे कि आप लोग को मालूम हो या ना हो, तो मैं बता देता हूं, कभी भी ध्यान रखिएगा, जो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर में नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। मतलब क्या गलत हो जाएगा, जो कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, आ भी सकता है, जो पूछ दिया जाएगा जो √2 बराबर में जो 5 है, क्या ये सही है या गलत है, या इसमें किस प्रकार की संख्या है, इसका रिलेशंस क्या है, ऐसे करके तो हम आपको बता देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर में नहीं होता है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेंगे 3 जो दिया हुआ है 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जैसे हम लोग मान लेंगे, तो परिमेय संख्या जैसे कि मैं स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, जो PYQ होता है, जहाँ पे Q है ना 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3√2 है, √2 इधर छोड़ देंगे, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे। अब बच्चा आप इस पे ध्यान दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो लिखने के बाद आपको नजर क्या आ रहा है, ये PYQ के फॉर्म में चला गया। और PYQ मतलब ये फ्रैक्शंस में है,
ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये फ्रैक्शन मतलब भिन्न में अगर आ गया, ये जो √2 दिख रहा है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये देखिएगा तो क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो p और q दिख रहा है एक पूर्णांक तो दिख रहा है, लेकिन हम लोग को क्या पता है, p अब बाय में 3q एक परिमेय संख्या अभी है। अभी क्यों है, क्योंकि हम इसको अभी माने हैं, अभी इसको माने हैं, इसी वजह से है। लेकिन हम लोग को मालूम है, हम लोग जानते हैं कि √2 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण जो पहला दिख रहा है वो √2 जो दिख रहा है बच्चा, वो एक अपरिमेय संख्या, परमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या और ये है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर में नहीं होता है, अतः हमारा कल्पना गलत है। जो हम लोग ऊपर माने थे ना, जो एक तरीके से परिमेय है, वो गलत हो जाएगा। तो 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बच्चा, इस क्वेश्चंस को बनाने होंगे, इस क्वेश्चंस को बनाने होंगे। मैं इसको बहुत बार बता चुका हूँ, वीडियो आप कहीं से भी देखिएगा, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बातें करें या अलग अलग टाइप क्वेश्चन बात करें, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो पूरे कंप्लीट बुक का मैं बात कर रहा हूँ, ये है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है 7वां नंबर, जो कि लिखा हुआ यहाँ पे सॉल्व करना है, सॉल्व द निम्नलिखित रैखिक समीकरण को युग्म को हल करें। अच्छा बच्चा, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो कौन से विधि से करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो आपको ये कौन सी विधि से करना है, नहीं लिखा हुआ है। तो आप देखो, आप लोग को आना चाहिए, या तो इसको जो है ना आप लुप्तीकरण से बना दो, ठीक है, या तो इसको जो है ना आप सीधी बात लुप्तीकरण से बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 7वां नंबर, इस सबसे आसान आप लोग को माना जाता है। तो x + y बराबर में कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लुप्तीकरण विधि से, ठीक है, लुप्तीकरण विधि से, ठीक है। वैसे आपको मालूम है ना, 3 विधि हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, क्रॉस, बर्ज, गुणन, खंड विधि से बना सकते हैं, उसके बाद ये लुप्तीकरण से बना सकते हैं, और तीसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, उस विधि से बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे लुप्तीकरण विधि से इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। बहुत ही सिंपल है, किसी मेथड से अगर बात करोगे तो इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है, इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है आपको कौन सा विधि से मानना है। तो आपको जो भी अगर विधि आएगा ना, जो भी विधि आए, तीनों विधि में से आप कोई विधि यहाँ पे यूज कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला समीकरण ये है, दूसरा दिया हुआ यहाँ पे x - y अब बराबर में दिया हुआ है 6। अब देखो बच्चा, हम इसको अगर लुप्तीकरण विधि से अगर बनाते हैं तो आप लोग क्या सीखे हो, यहाँ पे जो दिख रहा है आपका ये वाला, दोनों में से कोई एक मैच करना चाहिए, वैसे दोनों मैच कर रहा है। अगर हम इसको अगर जोड़ लेते हैं तो ये प्लस में ये माइनस में है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ने पर, जैसे मैं इसको अगर जोड़ता हूं, इस पहला समीकरण हुआ और ये दूसरा समीकरण हुआ, जैसे इसको अगर जोड़ोगे बच्चा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, और 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की बात करें तो 14 अब बट्टे में 2 कटा दो, तो x वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। अब x का मान 7 आया। अब x बराबर 7 को समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो पहला जो समीकरण दिख रहा है बच्चा, वो है आपका x + y बराबर में दिख रहा है 8। तो इसको ऐसे करो, x वैल्यू कितना निकाले, 7 ना, तो 7 अब प्लस यहाँ पे y अब बराबर में 8, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर जो हो जाएगा 8, आपको मालूम होना चाहिए, अगर ये प्लस में है तो इसको अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1। तो y का वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो x का जो होगा वो कितना निकला है, 7 हो जाएगा, और y का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो आप कोई भी विधि आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है इसमें। चलो अब अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है जो HCF और LCM निकालना है। तो आपको मालूम होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। तो बोला कि यूजिंग एक्लोडिक डिवीजन एल्गोरिथम HCF, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ मैं, हिंदी में बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को लगता है नहीं मुझे इंग्लिश हिंदी दोनों चाहिए, तो उसके हिसाब से है, एक्लोडिक डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का मौसा निकालना है, मतलब HCF निकालना है। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लें, माना कि a बराबर में मान लेते हैं 135 है,
और b का अगर बात करें तो लिखा हुआ है 225। अब तुलना करो, तुलना करने पर, तो तुलना करने पे आप बताओ ए या बी दोनों में से कौन सा ज्यादा नजर आ रहा है? बी ना, तो बी ग्रेटर देन हो जाएगा ए का। जैसे अगर ये होता है तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये ग्रेटर इसलिए मैं बताया, अब यहाँ थोड़ा सा मार्जिन लो। मार्जिन क्यों अभी पता चलेगा। मैं इसको क्या, जो बड़ा संख्या होता है ना वो हम लोग का जो है ना भाजक माना जाता है। जैसे हम लोग इसमें ऐसे करके आपको समझाने की कोशिश करें, जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे आप बताओ 225 और 125 135 पे कौन सा बड़ा संख्या? ये है ना, तो ये माना जाएगा यहाँ पे भाज्य, ठीक है, सॉरी भाजक। यहाँ पे क्या इसको मानेंगे हम लोग? भाजक। और जो छोटा संख्या ये दोनों में से वो 135 नजर आ रहा है, ये हो जाएगा भाज्य। और जो यहाँ पे इस तरफ जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा आपका भागफल। पता है ना? अब इंग्लिश में बात कर लेता हूँ, ये भागफल। और नीचे जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? शेषफल बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब जैसे अगर ये हो गया तो अब हम लोग यहाँ पे बोला गया है यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसको शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, EDA के प्रयोग से, ठीक है ना, प्रयोग से। आपको मालूम होना चाहिए बच्चा, ए बराबर में क्या होता है, फॉर्मूला दिया गया ना, BQ प्लस में R। और जैसे कि मालूम है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग जो बात करते हैं, जो बराबर होना चाहिए शेषफल की बराबर, और यहाँ पे भाज्य के हिसाब से, मतलब ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। ग्रेटर देन रिमाइंडर से ज्यादा हो जाएगा। अब इसका संख्या अगर बात करें तो ये B, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू R। मतलब यहाँ पे जो संख्या होना चाहिए इससे हमेशा बड़ा ही, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, और ये संख्या क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग दें। जैसे हम लोग 135 से अगर भाग देते हैं, एक के बार में लगेगा, दो बार में तो लगेगा नहीं। अब यहाँ पे हो जाएगा 0, अब 12 में से अगर बात करें 2 चला जाएगा तो 9। अब ये 2 में से 1 चला जाएगा तो वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ले चुका है, कैरी ले चुका है, ठीक है ना, तो हासिल ले चुका है जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो बच्चा एक में से अगर एक क्या कितना हो जाएगा? 0, या तो इसको आप क्रॉस कर दो। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे कितना बार में लगा है? एक बार में, तो भागफल कितना है? 1। अब इसको कैसे लिखेंगे बच्चा? देखो इसको ऐसे समझो, इसको हम लोग बोलते हैं A, इसको हम लोग बोलते हैं B, इसको बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं R। मैथमेटिक्स में आपको जब भी अगर EDA यूज करते हैं, एग्लोडिक डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपको इसको A बोला जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, एक जगह पे लिखोगे 225 और B, तो B कितना है यहाँ पे? 135, तो यहाँ पे 135 लो, और इनटू गुना होता है, ठीक है ना, गुना कोसेंट, Q से होता है कोसेंट, मतलब भागफल कितना यहाँ पे दे रहा है? पहले हम लोग कितना लिए? 1, तो यहाँ पे लियो 1 प्लस R रिमाइंडर कितना निकला? 90। यहां तक तो ठीक है, पहला ये वाला नियम समझ में आ गया। अब देखना बच्चा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं बार बार ये जैसे एग्जाम में आप क्या करोगे, परीक्षा में ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां तक तो बात समझ में आ गया, ये लिखना पड़ता है। अब ये पहला जो लाइन दिख रहा है, इस पहले लाइन के लिए हुआ, ठीक है। अब इसको आप पहला इक्वेशन मान सकते हो। फिर से अब यहाँ पे तब तक चलेगा जब तक आपका शेषफल 0 ना हो जाए, ठीक है। तो फिर से अब फिर से अगर यही अप्लाई करते हैं तो देखो अब जो होगा वो क्या हो जाएगा, 90 रिमाइंडर है ना, तो 90 जो आपको जो शेषफल है, अब ये 135 क्या होता है? इधर आकर ट्रांसफर होता है ना, आपको ऐसे पता होगा भाग विधि से। तो हम यहाँ पे इसमें नहीं लिखेंगे, अब अलग लिखेंगे। अब यहाँ पे 135 आ जाएगा। अब 90 दूना 180 होता है, वो तो लागू नहीं करेंगे, हम एक के बार में लिखेंगे यहाँ पे 90। अब घटा देंगे तो हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब ये नहीं सर 45 से 90 लग जाएगा, नहीं, आपको अगला स्टेप में जाना ठीक है। अब यहाँ से फिर से अगर बात करें, अब 135 आपको अभी के लिए ए अब ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा, और आर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, 135 लिखो, बराबर में यहाँ पे चलेगा 90 गुने 1, यहाँ पे जो आया है भागफल वो कितना है? 1 आया है ना, तो 1 अब प्लस यहाँ पे शेषफल कितना बचा? 45, ये हो जाएगा दूसरा। ऐसे करके चलते हो। अब ये लिखो समीकरण पहला दूसरा, या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका आगे मुझे कोई काम नहीं होता है, ठीक है। फिर से मतलब यहाँ से लिखना पड़ेगा फिर से, क्योंकि तब तक चलेगा जब तक कि ये जो शेषफल है वो 0
ना हो जाए। अब देखो बच्चा, जैसे यहाँ पे ये दूसरा लाइन हो गया, अब तीसरा लाइन अगर बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 और ये 90 इधर आ जाएगा। आप यहाँ पे 90 ऐसे करके लिखो, 45 ना 90 ऐसे करके लगा के इसको कटा दो। अब यहाँ पे तो कट गया, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 0 है ना। अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अब यहाँ पे आपका ए हो जाएगा 90, तो यहाँ पे लिखो ए 90 और उसके बाद यहाँ पे बी हो जाएगा 45 और गुने 2 और प्लस में 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो जो मौसो जो होगा एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा 45, क्योंकि यहाँ पे इसी को हम लोग मानते हैं मौसो। तो अतः अब यहाँ पे अतः एक के लाइन में लिख के खत्म कर दीजिए, अतः एचसीएफ या आप लिखो यहाँ पे मौसो, अतः मौसो 45 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे करके इसको एडीए मतलब एक्लोडिक डिवीजन जो एल्गोरिदम होता है वो अप्लाई करें। यहाँ पे 3 गो लाइन बना, एक यहाँ पे भाग दी, एक यहाँ भाग दी, एक यहाँ भाग दी, 3 गो लाइन यहाँ पे निकल का है, एक यहाँ और एक यहाँ, और ये तीनों अलग अलग एक साथ मत कीजिएगा, अलग अलग सामने सामने उसको आप दिखाइएगा। जैसे हम यहाँ पे मार्जिन लेके दिखाए हैं ना, वैसे आपको दिखाना पड़ेगा। और ये जो होता है बच्चा, ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है, इस पे एक्सपैंड करना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। अब यहाँ पे मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बोला गया है भाग देने। चलो भाग दे देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब देखिए क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम अभी स्टार्टिंग का जो भी क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है पहले उसको हम लोग बनाते जा रहे हैं। क्वेश्चन जो 27 को आता है, 25 को आता है 2 मार्क्स के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, उसका भी बात कर रहा हूँ, और 5 मार्क्स वाला है। ठीक है ना, सब मैं बात करने जा रहा हूँ, इसीलिए आपको एक पूरा कंप्लीट बुक की बात मैंने कहा है। अब यहाँ बच्चा अगर इसको आप देखोगे क्वेश्चंस में, इसको बोला गया है जो भाग देना है, इससे इसको भाग देना है। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है प्रॉब्लम्स होता है, तो बच्चों देखो आप इसको भाग दो। ठीक है, तो आप क्या करो, x प्लस 2 से आपको 2x² 2 का घात 2 और प्लस में 3x और प्लस में 1, इसको भाग दो। नियम क्या होता है, ये जो प्रथम पद जो दिख रहा है ना बच्चा, ये जो प्रथम पद जो दिख रहा है इसको मुझे कटाना होता है। इसको कटाने के लिए मुझे यहाँ पे जो भागफल है वो अपने मन से सोचना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कितना लेंगे जिससे पहला वाला जो पद है वो कट जाना चाहिए। यहाँ देखो x है, अगर आप यहाँ पे अगर लेते हो 2x, तो 2x को अगर x से अगर गुना करोगे, सिर्फ 2x सिर्फ x से ही गुना नहीं होगा, ये जो पूरा नंबर दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, सबसे गुना हो जाएगा। तो 2x को अगर x से गुना करते हो तो कितना हो जाएगा 2x²। देखो हम यहाँ पे अपने मन से लिए हैं, यहाँ पे अपने मन से लिया जाता है ताकि ये जो प्रथम पद जो दिख रहा है वो क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए, माइनस करके खत्म कर देना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया तो 2x को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस में होता है माइनस, और ये भी प्लस में है तो क्या बनेगा माइनस। अब इसको कैंसिल कर लो, इसको कटा दो, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। अब 3 प्लस में है और इसको क्या माना जाएगा माइनस में, घटाव में है, तो +3 -4 तो बचेगा -x और +1। अब यहाँ पे क्या है माइनस, अब यहाँ पे माइनस लगा दो। ठीक है, अब इसको कटाने के लिए कितना से लगाओगे 1 से लगेगा ना, तो 1 से लगाओ। 1 को अगर इससे गुना करेंगे तो माइनस यहाँ पे x, अब माइनस को प्लस से यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2। अब देखो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस है तो क्या बनेगा, ये भी प्लस बनेगा, क्योंकि हम घटाते हैं ना, तो इसका जो नीचे वाला जो दिख रहा है ना ये वाला, इसका साइन चेंज हो जाता है, बदल जाता है, इसी वजह से यहाँ पे माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस वाला प्लस। अब ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रहेगा, मतलब यहाँ पे ये -x और ये +x क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल, क्योंकि हम लोग यहाँ घटाते हैं तो ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको क्या कर लो यहाँ पे घटा दो ऐसे करके। अब देखो ये +1 है और +3 है, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो गया भाग, तो यहाँ पे ये हो जाएगा भागफल। इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा भागफल, और ये जो दिख रहा है बच्चा ये हो जाएगा आपका शेषफल। ठीक है, हो गया, बाकी बात ये दोनों तो दिया ही गया था। चलो नमा भी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे क्वेश्चंस आपको जो है ना आएगा, मिलेगा जरूर मिलेगा। थोड़ा ध्यान से सुने समझे, आपको कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं, अभी क्लास शुरू ही हुआ।
अब बोला गया इफ द हिंदी में यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ, तो जब प्रथम पद अगर दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर मैं 10वां का बात कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ए। ए जो दिया गया है वो कितना दिया है, 5। चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इसका सार्वंतर कितना दिया, 4। सार्वंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी, तो वो दिया है 4। ठीक है। उसके बाद बोलेगा अंतिम पद। अच्छा, अंतिम पद को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। एल जो होता है वो ए nth के बराबर में होता है, जो कि दिया हुआ है 205 दिया हुआ है। ठीक है। तो बोला कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n पता करना है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है समानांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे पदों की संख्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितना होगा ये आपको पता करना है। तो जैसे कि मालूम होना चाहिए बच्चा, जब हम लोग अगर प्रश्नानुसार अगर लेके चलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1, और क्या होता है डी। nth टर्म का फॉर्मूला होता है जब शुरू से लेकर लास्ट तक जाता है, तो ये जोड़ का नहीं है। अब यहाँ पे ए एन की जगह पे कितना लिखो बच्चा, 205 बराबर ए की जगह पे कितना लिखो, 4, और एन एन ही, जैसे पदों की संख्या लिखा हुआ है ना, तो पदों की संख्या मतलब एन की बात कर रहे हैं, इसमें एन ही निकालना है। क्या निकालना है, पदों की संख्या को हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, इसी वजह से एन यहाँ पे निकालना होगा। यहाँ पे एन माइनस 1 और डी, डी कितना दिया बच्चा, 4 दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, ए तो दिया गया 5 ना, तो 5 लिखो ना, और डी दिया है 4। चलो अब इसको हम लोग जोड़ घटाव करना भाग कर लेते हैं, क्या है 205, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और इसको अगर गुना, ये 4 से गुना हो जाता है, 4 को n से गुना करो तो कितना हो जाएगा, प्लस में 4n हो जाएगा, माइनस 1 को 4 से गुना करें तो -4 होगा। अब ये देखो प्लस 4n है तो यहाँ पे लिख दो। अच्छा ये बच्चा यहाँ पे बताओ, ये +5 है तो 5 में से अगर एक 4 चला गया तो कितना बचेगा, प्लस में 1। अब यहाँ पे क्या है 205, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या करो 205, अब ये प्लस में है, जब इस तरफ लेके आते हैं साइड अगर चेंज होता है तो साइन भी तो चेंज हो जाता है, तो -1, यहाँ पे 4n ही रहेगा, है ना। मैं आपको इधर बता देता हूँ। अब देखो 205 में से अगर 1 चला गया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 204। अब बराबर में यहाँ पे क्या है 4n। अगर यहाँ पे आप n निकालना चाहते हैं बच्चा, तो 204 को आपको क्या करना होगा, 4 से भागा देते हैं तो 5 का 20 और 1 एकम 1, मतलब यहाँ पे n पदों की संख्या कितना होगा, कितना होगा बच्चा, पदों की जो संख्या होगा, पदों की संख्या बराबर में हो जाएगा 51। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आते हैं 11वां नंबर प्रश्न में। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करो भाई, जो सर मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए अभी भी टाइम है, टेंशन मत लो, अभी 2 महीने टाइम है एग्जामिनेशन का। तो जहां भी दिक्कत है आप कमेंट करो, मैं आपको बताने के लिए हमेशा तत्पर रहूं। ठीक है, चलिए बच्चा, अब इस तत्परता को देखते हुए मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 11 की बातें। लिखा हुआ है जो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक 8 और -16 है। जैसे कि मालूम होना चाहिए बच्चा, जब द्विघात समीकरण हम लोग अगर तैयार करते हैं, ठीक है ना, बहुपद तैयार करते हैं, उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, जो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, अगर द्विघात पोलिनोमियल्स की बात कर रहा है, तो जैसे फंक्शन अगर मान लीजिए यहाँ पे पोलिनोमियल्स बहुपद की अगर करा देते हैं इक्वल्स टू, तो जैसे के कांस्टेंट माना जाता है लेने के लिए, अगर आप नहीं तो इससे फॉर्मूला डायरेक्ट बना दो। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 11 की बात कर रहा हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है ना, अब प्लस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अब जैसे अगर मान के चले, ठीक है ना, माना कि ऐसे करके चलो, तो p पोलिनोमियल्स x इक्वल्स टू, अगर ये 0 मान के चलते हो, तो जैसे अगर 0 मान के चला ना बच्चा, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ता है 0, ये ऐसे करके मान के चलो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसके बराबर में 0 नहीं होता है, बहुपद बराबर में 0 की बातें नहीं करते हैं, वो तो समीकरण, जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं, इक्वेशन में, समीकरण में, जैसे द्विघात समीकरण की बातें करते हैं, समीकरण में आता है, बहुपद में बराबर में 0 नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मान लिया, तो आपको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लिया बच्चा, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा है, तो हम यहीं पे लगा देते हैं, जो x² तो रहेगा अल्फा, देखो इसमें लिखा हुआ है 0, तो यहाँ पे जो अल्फा होगा ना, अल्फा का जो मान होगा
वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और बीटा का जो मान होगा वो कितना दिया हुआ है -16 हो जाएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है, अल्फा का 8 दिया है, बीटा का -16, मतलब जीरो। जीरो तो द्विघात न होगा अगर द्विघात की बात बोला गया। द्विघात के लिए पावर 2 होता है ना। द्विघात का सामान्य सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद के लिए सामान्य सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। नहीं, अगर इक्वल टू अगर 0 करेंगे तब तो समीकरण हो जाएगा। हम यहाँ पे इसका बात करते हैं, पावर 2 है ना, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो शून्यक जो निकल का आएगा वो भी 2 निकल का आएगा, है ना। जिसमें से एक जो शून्यक यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इसको आप कह सकते हैं ये अल्फा दिया हुआ है, और ये -16 दिया हुआ है, इसको आप बीटा, या तो आप इसको अल्फा मान लो या तो इसको बीटा मान लो, कोई फर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो आप जैसे यहाँ पे आते हैं बच्चा, तो अल्फा कितना है यहाँ पे 8 है, प्लस, तो प्लस देखो, अगर हम लोग यहाँ पे -16 करते हैं तो देखो प्लस तो है, अब ऐसे करके -16 का भी अगर बातें कर लिया जाए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं, क्योंकि एक साथ 2 स्मॉल ब्रैकेट नहीं होता है। ऐसे करके अब प्लस अल्फा कितना दिया है 8, अब फिर यहाँ पे ये दिया है -16, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। अब ये बराबर 0 मान के चले हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब बताओ बच्चा माइनस, अच्छा यहाँ पे लगता है x, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं ना ये गलत लिखा गया, यहाँ पे x लिखाता है और प्लस, ऐसे करके यहाँ पे x होता है। जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र में यहाँ पे x होता है, ये फॉर्मूला होता है, करना कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है। आपको यहाँ पे जो है ना 8 अल्फा है बीटा है, जहां अल्फा बीटा है वहां पे जाके वैल्यू पुट कर दो, और आपको जो भी जोड़ घटाव करना है करके लिखो। तो यहाँ देखो ये तो x रहबे करेगा, -16 और 8 कितना हो जाएगा -8। अब -8 को माइनस से अगर गुना करते तो हो जाता है प्लस, ये होता है +8x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या यहाँ पे -16 को अगर 8 से अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा 144, ठीक है ना, ये 44 से होगा ना। अगर आप यहाँ से 8 × 48 और यहाँ पे हो जाएगा 4 128, ठीक है ना, ऐसे करके हो जाएगा 128। तो यही होगा बच्चा आपका द्विघात बहुपद के, ठीक है, आंसर। यही आपको लिखने के लिए बोला है, तो आप ये लिख दोगे, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना, ये वाले जो फॉर्मूला दिख रहा है ना ये याद होना चाहिए, तब आराम से बन जाएगा। चलो अगला बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ बच्चा 24 नंबर बोलना 12वां नंबर, फाइंड द x के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु A और बिंदु B दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी अगर 50 इकाई है तो आपको दूरी पता करना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आसान सा यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न संख्या मैं बात कर रहा हूं 12 का बात, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो लिखा हुआ है जो एक लाइन ऐसे करके दो जिसमें A, ठीक है, और B ऐसे करके दिया हुआ है। A जो दिया गया बच्चा वो दिया है -3, अब कॉमा कितना दिया है 2, ठीक है। ये जो दिया गया है बिंदु कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं वो दिया गया। B जो दिया गया है वो दिया हुआ है x के कॉमा 6 दिया हुआ है, वेरी गुड। अब बोला गया इसका टोटल जो दूरी संख्या दिया गया वो कितना इकाई है 25 है, कितना दिया गया 25। अब इसके और इसके बीच में मुझे क्या निकालना है, दूरी पता करना है। लेकिन दूरी पता तो करना है, जो कि दिया गया दूरी की बात नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है यहाँ जो x वाला मिसिंग है ना वो निकालना है। तो हम लोग दूरी का फॉर्मूला अगर निकालते AB बराबर में दूरी की बात कर रहे हैं, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, अगर हम लोग निर्देशांक की बात करें, ठीक है ना, तो निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा जिसमें दूरी का एक सूत्र होता है, वो होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे होता है। अब क्या है ना, पहले से दूरी हमको दिया हुआ है 25 यूनिट दिया हुआ है, और जब दिया गया पहले से दूरी 25 यूनिट तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बाकी पता चली गई जब आपको x का मान निकालना है, तो आप क्या करो बच्चा, यहाँ पे इसको मान लो ये आपका x1 है, इसको मान लो ये आपका y1 है, इसको आप मान लो ये x2 है, और इसको मान लो ये y2 है, ऐसे करके, ठीक है। अब नहीं वहां माने तो ऐसे करके लिख लो, जो x1 आपका कितना है -3, और उसके बाद y1 कितने हैं तो 2, उसके बाद यहाँ पे x2 कितने हैं तो है x, उसका y2 कितने हैं तो y2 है आपका 6, ऐसे करके भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये हमने लिख दिया बच्चा, तब AB की दूरी, तो AB जो लिखा हुआ है AB की दूरी जो बोला गया टोटल दूरी कितना दिया 25 यूनिट दिया हुआ है,
25 यूनिट दिया हुआ। अब 25 अगर यूनिट दिया तो इसके जगह पे लिखो 25 लिखो, बराबर। अब यहाँ पर रूट की बात करें x2, तो x2 मैंने कितना बोला, x को माइनस x1 कितना बोला, -3 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसका करना पड़ेगा वर्ग, प्लस y2 कितना है 6, माइनस y1 कितना है, y1 है 2, ऐसे करके वर्ग। चलो ठीक है, पहले अभी इसको कैलकुलेशंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मालूम होना चाहिए a प्लस बी का जो वर्ग हम लोग होल स्क्वायर करते हैं वो उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का 9 स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस 6 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 4, 6 में से अगर 2 गया तो कितना बचेगा 4, और 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16। अब यहाँ पे बच्चा इस पे चढ़ेगा वर्ग, ऐसे करके रूट चढ़ेगा। अब क्या करो, पहले इसका काम तमाम कर लेते हैं। 25 हो गया, रूट में है तो x स्क्वायर 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो पहले तो 6x लिख दो, अब प्लस में यहाँ पे लिख दो 25। कैसे हुआ 25, 16 9 25। अब क्या करते हैं, इसको हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चा, दोनों तरफ वर्ग। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे हम लोग इसको दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं, इसको भी वर्ग। अच्छा, वर्ग क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो रूट लगा हुआ है ना वो हम लोग का कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाए। तब 25 का वर्ग कितना होता है 625, तो यहाँ पे लिखो 625। और इधर अगर वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा खत्म, ये रूट क्या हो जाएगा खत्म, तो सिर्फ क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 25, ये बचेगा, यहाँ पे रूट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर आए हैं बच्चा, तो यहाँ पे क्या करो, अब थोड़ा सा हिसाब बारी करो यहाँ पे, तो हिसाब बारी चलो इसको नीचे ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगर आते हैं तो देखो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 500 नहीं बचेगा, 600 होगा, माइनस होगा, इधर क्या बचेगा 0। अब मुझे यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज, क्योंकि ये जब तक मिडिल टर्म स्पीड अगर नहीं होता है तब तक ये निकल के नहीं आएगा, क्योंकि इसका 25 यूनिट दिया गया ना, 25 यूनिट है, तो बाकी सब तो ठीक है। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा बच्चा, इसको वर्ग करने के बाद देखना पड़ेगा फैक्टराइज करके जी कितना आ रहा है। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना फैक्टराइज हो सकता है, ऐसा कौन सा नंबर ले जिससे आपको 600 यहाँ पे आ जाना चाहिए और 6x आ जाना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। हम इस क्वेश्चंस को फैक्टराइज करके अगर लिखते हैं फैक्टर तो लगभग में कितना आएगा, तो वो तोड़ना पड़ेगा तभी तो सोच पाएगा, या तो क्वाड्रेटिक से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, नहीं है, मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, इसको जब फैक्टराइज गुणनखंड कर लेंगे ना, तो जो भी आपका आंसर आएगा ना x का, वही आपका आंसर है इसको फैक्टराइज करने के बाद, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया क्या होगा, क्योंकि इसको जब फैक्टराइज करना सोचना पड़ता है यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, रटा हुआ चीजें तो है नहीं, रटा हुआ है सीधा सीधा लिख दो, ठीक है। इसको बनाना पड़ता है, बनाते समय ऐसे हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा, अगर इसको मैं बनाना शुरू करूँ तो टाइम लगेगा, मुझे टाइम देना नहीं है, लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मुझे जो मेन बातें हैं मुझे वो करने हैं, समझाने हैं, ठीक है, मुझे प्रश्न बताना है। चलो 12 नंबर की बातें खत्म कर लेते हैं, आते हैं 13 नंबर के हिसाब से, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट में करना, बनाना ऐसे, बस इसको आप गुणनखंड करके दिखा देना, बात खत्म है, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 13 की बात करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको ट्राइंगल्स के क्वेश्चन है, ट्राइंगल्स त्रिभुज का। अब यहाँ पे त्रिभुज में क्या लिखा, किसी त्रिभुज ABC में, चलो इसको सॉल्व करते हैं, 13 नंबर प्रश्न की बात कर रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूं। तो बोला कि त्रिभुज ABC में, चलो त्रिभुज ABC लेते हैं, ठीक है, तो ABC ऐसे बना देते हैं त्रिभुज। अब बोला कि ABC में दो बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB और AC पे, मतलब यहाँ पे ऐसे करके D है और E दिया हुआ है, इस प्रकार है कि BD बराबर में CE है, तो BD बराबर में यहाँ पे ये जो है ना BD बराबर में वो CE दिया हुआ, ये BD बराबर में CE, मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड दिया हुआ है, और तथा यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल B बराबर में एंगल C, ये वाला कोण दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है
जो DE जो है ना वो एक समानांतर है या नहीं। चलो ठीक है, तो हम लोग को जो दिया गया है पहले हम लोग उसको लिखते हैं। दिया गया है, तो दिया गया है तो बहुत पॉइंट वाइज करके आपको लिख के बता देता हूं। यहाँ पे ऐसे करके सिर्फ लिख दो, BD बराबर में आपका दिया हुआ है C दिया हुआ है, और दूसरी बात यहाँ पे दिया हुआ है एंगल B बराबर में एंगल C दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है। जब इतना दिया हुआ है तो सिद्ध क्या करना है ये भी लिख दो। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है आपको DE समानांतर होना चाहिए किसका, BC का होना चाहिए। अब बच्चा यहाँ पे जब ऐसी बातें लिखा हुआ है तो अगर हम लोग प्रश्न से अगर आते हैं, इसको अगर हम लोग यहाँ पे प्रमेय से हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना, BPT प्रमेय तो बाद में यूज करेंगे। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना अगर शुरू करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल B बराबर में एंगल C दिया हुआ है। एंगल B बराबर में क्या लिखा हुआ है, एंगल C। अगर जब एंगल B बराबर में एंगल C अगर दिया रहता है, इसका जब कोण अगर ये कोण इस कोण के बराबर है तो उसके सामने वाले भुजा भी क्या होता है, बराबर ही होता है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो AB जो बराबर होगा वो AC का होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा जब सामने वाले कोण बराबर होता है तो भुजा भी बराबर होता है, भुजा भी सामने का बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है नहीं होता, जिसको हम लोग आइसोस ट्रायंगल्स की वजह से मान सकते हैं। होता है ना बच्चा, जब AB बराबर में यहाँ पे जब एंगल्स अगर दिया गया है, जब आपकी एंगल्स मतलब कोण, ये कोण बराबर में, मैंने बोला इस तरीके से बातें कर रहा है, जब ये कोण बराबर में ये अगर हो गया इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड बराबर हुआ ना। AB बराबर में क्या हो जाएगा, AC। जब AB बराबर में अगर AC हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो थेल्स थ्योरम होता है BPT की हम लोग बात करते हैं, जब प्रमेय की बातें करते हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB जो होगा ना वो हो जाएगा आपका BD के बराबर में, और यहाँ पे AC जो होगा वो हो जाएगा किसके बराबर में, CE के बराबर में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे AB बराबर में B की बातें करते हैं और AC बराबर में यहाँ पे, अच्छा ये AE है ना, AC कहाँ से आ गया, पहले तो AC की बात कर लेंगे, AC तो होबे करेगा, चलो AC तो होबे करेगा, और यहाँ पे AE भी होगा, AC, तो यहाँ पे AC तो होबे करेगा, और AC बराबर में हम क्या लिखेंगे, EC या CE लिखेंगे। लेकिन जैसे कि मालूम होना चाहिए हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, BD बराबर में क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है। क्या मैं इसके जगह पे ऐसे करके लिखो, AB बराबर में BD लिखो, और यहाँ पे AC के तो AC रहने दो, ठीक है ना, लेकिन CE के जगह पे जैसे कि मालूम है जब BD बराबर C लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे C की जगह पे BD लिख सकते हैं। और जैसे बच्चा यहाँ पे अगर लिखे हैं तो वैसे भी देखो दोनों सेम होगा, कट जाएगा, फिर से बात वही आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब AB बराबर में यहाँ पे BD हो गया और AC बराबर यहाँ पे C की बातें कर ही रहे हैं तो हम लोग इसको तो ऐसे करके लिखते हैं, तो यहाँ पे AB बाय BD -1 कर लेते हैं, और यहाँ पे AC बाय में यहाँ पे हम लोग CE की बात कर रहे हैं, इसमें भी -1 कर लेते हैं, और देखते हैं जो क्या क्या आने वाला है। अच्छा माइनस अगर करते हैं बच्चा इसमें तो देखो क्या होने वाला है, यहाँ तक बात समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ तक क्या बात समझ आना चाहिए, यहाँ जब दो कोण अगर बराबर दिया गया है तो साइड भी यहाँ पे बराबर होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, और BPT के हिसाब से ऐसे बातें होता है। लेकिन क्या है ना प्रश्न, जैसे अगर इसको हम लोग D अगर समानांतर BC करेंगे तभी वो BPT की बातें किया जाएगा। अच्छा लेकिन जब अगर साइड प्रोपोर्शनल अगर हम कर रहे हैं, साइड प्रोपोर्शनल अगर है तो ये समानांतर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ज थ्योरम का उल्टा जो होता है, जो थेल्स प्रमेय होता है, ठीक है ना, BPT जो थ्योरम होता है प्रमेय होता है, उसका उल्टा हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहली बात ये तो हम लोग समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं और फिर समझाने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे आप लिखोगे, यहाँ पे ऐसे लिखो, जैसे मैंने दोनों तरफ क्या किया, माइनस कर लिया, दोनों तरफ ये लिखना पड़ेगा, तो दोनों तरफ एक घटाने पर,
घटाने पर, एक को मैं घटा रहा हूं दोनों तरफ, चाहे आप घटाओ या जोड़ो लेकिन दोनों तरफ अगर करोगे या भाग दो या गुना करो तो दोनों तरफ करोगे ना तो बात बराबर ही होता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये अगर बी डी हुआ तो बी डी इसका एलसीएम हुआ ना, तो एलसीएम अगर ये बी डी अगर होता है, देख लेते हैं क्या होता है, बी डी हुआ। अब यहाँ पे बी डी तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा और ए बी में से बी डी को माइनस कर लिया जाएगा, तो ऐसे करके लिखेंगे। अब बराबर में यहाँ पे सी हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखा जाएगा ए सी, अब माइनस में हो जाएगा सीई हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा थोड़ा सा आपको आना है इसमें, अगर मान लीजिए अगर ये ए डी दिया हुआ है तो ए बी की बात कर रहा हूं मैं, अगर ए बी में से अगर बी डी को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए डी, तो यहाँ पे ए डी लिखो, ए डी बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। उसके बाद ए सी में से सी, ए सी में से अगर सी माइनस करेंगे तो बचेगा ए ई, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए ई, अब बाई में क्या लिखना होगा, सी ई। बातें समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग माइनस करके लिखे हैं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना, -1 कर लिए फिर इस तरीके से आ गया, और जैसे यहाँ पे ए डी बाई बी डी आ गया और ए ई बाय सी ई आ गया, तो हम लोग क्या जानते हैं भाई, जो ए डी ठीक है ना, अब बाय बी डी, और फिर यहाँ पे ए ई, अब बाय में ई सी, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हुआ, मतलब यहाँ पे बीपीटी की वजह से ये तो हो गया। और जैसी वही तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, और जैसी बच्चा यहाँ पे अगर होता है, जब ए डी बाय में यहाँ बी डी और ए बाय में अगर इसी हो गया, तो थेल्स थ्योरम यही कहता है, जब ये अगर साइड अगर प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार कह सकते हैं, जो डी जो होगा ना वो 100% समानांतर हो जाएगा, डी जो होगा वो समानांतर हो जाएगा किसका, बीसी का। यही हो गया सिद्ध करना, ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो कन्वर्ज, ठीक है ना, कन्वर्ज मतलब क्या, उल्टा, उल्टा आप लगा सकते हो, ठीक है, बीपी टी का उल्टा प्रमेय, इसके वजह से हम लोग इसको सिद्ध किए हैं, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई बच्चा। चलो अब हम आगे की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें बच्चा, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन संख्या 14, तो हम लोग 14 नंबर में जो देखने वाले वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। चलो देख लेते हैं। बोला गया यहाँ पे, जो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी को मिलाने रेखाखंड को, देखो यहाँ पे ऐसे बोला गया, यहाँ पे ए और बी लो, जिसमें बोला गया ए जो दिया गया वो 2,3 दिया गया है, और बी जो दिया गया है वो 4,5 दिया गया। चलो ये भी ठीक है, और इसके रेखाखंड बीच में मान के चलो पी है, जो कि इसका अनुपात दिया गया 2:3 दिया हुआ है। यहाँ पे जो x और y जो होता है निर्देशांक, वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब ये निकालना है, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। तो हम लोग सेक्शन सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए सेक्शन फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, तो x निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है mx2 प्लस में nx1 बट्टे में m+n। तो पहले क्या करो बच्चा, यहाँ पे x निकालना है दी वाला, तो चलो x निकाल लेते हैं। m का मतलब पता ही होगा, ये m अनुपात n में बटा हुआ होता है, तो m के जगह पे कितना हो जाएगा 2, और x2 देखो, तो पहले मान लो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा x2, और इसको मान लो तुम ये x2 नहीं, ये हो जाएगा ये x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x2 की बात करें तो ये लेते हैं, x2 कितना मान लेते हैं 4, फिर यहाँ पे ये हो गया प्लस n के जगह पे कितना आ जाएगा 3, उसके बाद x1 कितना बचा, तो 2, तो यहाँ पे 2 रख लो, बट्टे में m कितना है 2, और प्लस में यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे लिखो 2, और प्लस में n के जगह पे कितना लिखो 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 दूना हो जाएगा 8, और 3 दूना हो जाएगा 6, और 3 और 2 हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 बट्टा कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका x का, ठीक है। अब y के लिए अगर मान लीजिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसका हो जाएगा
फॉर्मूला क्या होता है बच्चा इसका, सेक्शन फॉर्मूला का my2 प्लस में हो जाएगा यहाँ पे m नहीं होगा n y1 अब बट्टे में हो जाएगा m प्लस n। चलो कोई बात नहीं, y निकालने हैं, m तो वही रहेगा जो 2 है, और y2 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा y2 जो कि है 5, तो 5 रखो यहाँ पे, अब प्लस n के जगह हो जाएगा 3, और उसके बाद y1 कितने, y1 यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे रखो 3। अब बट्टे में यहाँ पे 2 और प्लस में 3 होगा क्योंकि रेशियो को जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पे 5 दूना 10 और 3 3 9 और 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 19/5। तो आप कह सकते हो या बच्चा, ये जो x और y जो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोला गया है उसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे 14/5 19/5। ठीक है, यही आपका आंसर। ठीक है, कौन सा, प्रश्न संख्या 14 का, ये है आपका प्रश्न संख्या 14 का आंसर। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, मात्र आपको सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, सूत्र होता है, जैसे कि देख सकते हो x निकालने का ये सेक्शन फॉर्मूला है और ये y निकालने का सेक्शन फॉर्मूला है। इसको x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये m/n मतलब अनुपात 2:3 दिया हुआ है, सब हम लोग सूत्र पे रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो इसीलिए है क्योंकि ये जो प्रश्न दिया गया है वो है आपका ट्राइंगल्स। चलो कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन ट्राइंगल से आ चुका है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें ध्यान से तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे एक त्रिभुज ABD में, तो ध्यान से देखो बच्चा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके राइट एंगल, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है ए जो दिया गया ना समकोण दिया हुआ है, तो ए मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा। तो लिखा हुआ पे ए समकोण तथा AC है ना वो आपका लंबवत, या आप कह सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर है, जो कि BD पे बना रहे थे। AB यहाँ पे इसको आप C मान लो, और यहाँ पे ऐसे करके ये लंबवत दिया गया, इसको आप D मान लो। ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे जहां लिखा है AC, तो AC, हाँ ये तो हो गया, AC जो है ना AC परपेंडिकुलर है BD का, AC परपेंडिकुलर हो जाएगा BD का, जहां अब उसके बाद लिखा है यहाँ पे, तो ए हो गया, AC जो है आपका AC तो ठीक है भाई BD के हिसाब से, C लाइज कर रहा है ऑन BD के हिसाब से, C जो लाइज कर रहा है BD के हिसाब से, तो फिगर तो गलत हो गया। अच्छा एक मिनट, त्रिभुज यहाँ पे ABD की बात कर रहा है, ठीक है, और हमने यहाँ पे ABC ले लिया, इसी वजह से ऐसा गलत हो गया। चलो फिर से देखते हैं, ट्राई करते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, फिर से ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज वाला गया, यहाँ पे A पे ही बनेगा, तो A हो जाएगा, ये B हो गया और ये D हो गया। चलो अब ठीक है, अब बोला कि यहाँ पे AC जो है ना परपेंडिकुलर, तो इस पे आ रहा है ये 90 डिग्री, अब ठीक है, ठीक है, तो AC परपेंडिकुलर बोला गया है BD, तो AC तो यहाँ हो जाएगा C, ठीक है, और BD पे है तो सिद्ध करना है, ये सब पिक्चर बन गया, फिगर बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या सिद्ध करना है बच्चा, AC स्क्वायर में AC का वर्ग बराबर में बोला गया है BC, अच्छा यहाँ पे डॉट लगा हुआ है तो इनटू कर लो यहाँ पे DC, ऐसे कुछ कह रहा है, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे AC अब बाय में BC बराबर में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा DC अब बाय में AC, या तो ये सिद्ध कर दो या तो ये सिद्ध कर दो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसको सिद्ध करना। उसके लिए आपको, या सिद्ध कर रहे हैं ऐसे करके हिंदी में आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, सिद्ध कर रहे हैं, चलो ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, सिद्ध कर रहे हैं, इसको आप सिद्ध कर रहे हो। जैसे अगर सिद्ध कर रहे हैं तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो त्रिभुज, त्रिभुज एक बार पकड़ के लाते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे AC BC की बात चल रहा है, तो AC और BC मतलब आपको एक त्रिभुज लेना होगा ABD, आप एक त्रिभुज ले लो बच्चा ABD, और दूसरा त्रिभुज यहाँ पे ले लो ABC, तो त्रिभुज यहाँ पे दूसरा हो जाएगा
ए बी सी, तो त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज ले लिए बड़ा सा ए बी डी और दूसरा त्रिभुज ले लिए ए बी सी। अब क्या है ना, पहले हम दोनों को समरूप कर देते हैं, ठीक है। अब समरूप अगर करते बचा, देखो अगर हम बड़ा सा ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा सा त्रिभुज लेते हैं, तो एंगल ए जो होगा 90 डिग्री है, ये एंगल ए, और छोटा सा ट्रायंगल में ये सी के बराबर होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक तो बात ये हो गया। दूसरी बात ये, अगर बड़ा सा त्रिभुज अगर लेते हो तो जो एंगल बी दिया हुआ है, एंगल बी जो होगा, एंगल बी ध्यान देखो, ये एंगल जो बी दिख रहा है ऐसे करके, ये इस ट्रायंगल में भी आ जाएगा और बड़ा सा ट्रायंगल, मतलब बी क्या हो जाएगा, दोनों में सामान्य होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, तो एंगल बी बराबर में एंगल बी हो जाएगा जो कि सामान्य है, ठीक है ना, ये सामान्य हो जाएगा, होगा ना, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रकार तो यहाँ पे हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज आपका जो नजर आ रहा है, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी, यहाँ पे समरूप, तो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का। जैसे ही यहाँ बच्चा समरूप हो गया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो ए सी। ए सी जो प्रोपोर्शनल साइड दिख रहा है ना, देखो 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, और ये अगर इस पे 90 डिग्री बात करें तो ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये किस पे आ सकता है, ये परपेंडिकुलर है, ये किस पे आ रहा है, ये ए सी जो दिख रहा है, ए सी अगर मैं लिखा हूँ, ये ए सी, ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ, जब हम लोग यहाँ पे अगर लिखें 90 डिग्री ये बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको ये प्रूफ करने के लिए बीसी और डीसी। चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बीसी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे करके बना रहा भाई। तो चलो एसी बाई यहाँ पे बीसी लिख दो ना, सीधा सीधा बात। और दूसरी बात यहाँ पे डीसी, जो डीसी जो नजर आ रहा है डीसी, तो चलो डीसी सीधा सीधा समरूपता कह दो यहाँ पे एडीसी, तो डी कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं AC की बात करते AC, तो AC बाय में यहाँ पे BC। चलो उसके बाद यहाँ पे DC, तो DC कर मैं बात करता हूँ तो DC अब बाय में यहाँ पे आ जाएगा AC। तो मुझे लग रहा है इस ट्रायंगल को पकड़ना पड़ेगा। चलो यहाँ पे ऐसा करके आप सीधा सीधा लिख दो यार, अब इसको क्रॉस गुना कर लो, तो यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल्स टू DC इंटू BC, बात खत्म। इतना ही पे छोड़ देते हैं, इतना सिमिलर कर दो, या तो ट्रायंगल पकड़ के आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया बच्चा वो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया यहाँ पे, यदि 15 जो है ना कॉट थीटा लिखा हुआ है, तो 15 यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल्स टू, अगर 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल्स टू 8 बट्टा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जैसे कि मालूम है जो कॉट थीटा के लिए हम लोग लगाते हैं B/P, मतलब क्या, बेस हो जाएगा फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आपको क्या निकालना होगा, H निकालना है। तो H निकालने का फॉर्मूला होता है बेस का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप ये निकालना चाहते हो तो बेस मतलब 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, अब 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, अब 15 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 225। ठीक है। अब यहाँ पे H जो निकाले बचा, तो इसको जोड़ो, यहाँ पे 9 और 6 2, यहाँ पे 8 और 2, 289 हो गया। इसका अगर वर्ग रूट निकालते हैं तो हो जाता है 17 तो निकल गया H, मतलब हाइपोटेनियस। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। अगर कॉस थीटा का मान लीजिए B/H होता है तो बेस मतलब कितना दिया हुआ, बेस दिया है 8, तो यहाँ पे 8 हो गया, और हाइपोटेनियस कितना निकाले हैं, 17 निकाले हैं, तो हो गया 17, हो गया प्रूफ। यही करना है, ठीक है। ये था 16 नंबर क्वेश्चन का। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि एक अर्धवृत्त की खेत, देखिए अर्धवृत्त का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, मैं प्रश्न संख्या 17 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बोला कि एक अर्धवृत्त की खेत का व्यास, तो व्यास मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा इसको बोला जाता है व्यास, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब आपको ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अगर मान लीजिए बच्चा, अगर आपको व्यास अगर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है, इसका त्रिज्या, इसका पहले त्रिज्या निकालो, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 14/2, कटा दो यहाँ पे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जैसे 7 सेंटीमीटर हुआ तो वृत्त का, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त
का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है आधा 1/2 और पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/2 पाई, पाई के वैल्यू इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो चलो 22/7 ले लो, और आर मतलब होता है त्रिज्या, ये जो दिख रहा है ना बच्चा ये आर दिया हुआ है, तो आर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर जो दिया गया है वो आर ही है, तो 7 × 7 कर लो, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा तो 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा यहाँ पे फ्रॉम ए पॉइंट, चलो ध्यान से, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है जो फ्रॉम पॉइंट मतलब एक बिंदु, चलो एक सर्कल पहले बनाओ बच्चा, ठीक है, एक सर्कल बना लिया, अब सर्कल के हिसाब से यहाँ पे वो टेंजेंट तो बनाना ही पड़ेगा, लिखा हुआ है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है, तो ये हो गया आपका Q, ठीक है, जिसकी लंबाई बोला कि 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तथा Q की केंद्र से, अच्छा Q की केंद्र से दूरी, यहाँ केंद्र है, इसका दूरी जो है ना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी 24 सेंटीमीटर है, और लेकिन यहाँ पे लिखा जो स्पर्श रेखा है मतलब जो टेंजेंट है इसका जो दिया गया है वो दिया गया है, कितना दिया है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई 24 है, अच्छा तो ये 24 दिया हुआ है, ठीक है, तो चलो इसको P मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं, ये 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और बोला गया है ये जो दिया हुआ है Q की केंद्र से दूरी, तो Q से केंद्र की दूरी जो दिया गया है ये 25 दिया हुआ है, ठीक है, तो बोला गया त्रिज्या, तो यही होता है त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पे क्या होगा OP जो R, यही आपको क्या करना है निकालना है। तो बच्चों देखो ये एक तरीके से पाइथागोरस के हिसाब से समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यूज करते हैं हाइपोटेनियस के स्क्वायर, OQ के स्क्वायर बराबर में यहाँ पर PQ का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से बात करते हैं, मतलब पाइथागोरस के हिसाब से, तो OQ जो दिया गया वो दिया गया 25, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर वर्ग हो जाएगा PQ, तो PQ कितना दिया हुआ ये है आपका 24, तो 24 का वर्ग हो जाएगा OP जो कि आपका क्या है रेडियस, यही तो निकालना है, रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या आपका क्या है, तो त्रिज्या आपका OP निकालने के लिए बोला गया OP, तो OP निकालना है, ठीक है। अब देखो बच्चा 25 का वर्ग जो होता है वो 625 होता है, माइनस क्यों लगाने वाले अभी पता चलेगा, 24 का जो वर्ग करते हो 576 होगा, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 24 का वर्ग करेंगे ना तो 576 जो उधर दिया गया तो इधर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे OPA लिखेंगे और यहाँ पे वर्ग रूट लगा देते हैं, तो 625 में से अगर 576 की अगर माइनस करें तो 15 में से 6 गया तो 9 मतलब 49, ठीक है। अब यहाँ पे OP इसका अगर रूट का वर्ग कर देते हैं बच्चा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 OP, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो त्रिज्या जो होगा वो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, आई थिंक यही होना चाहिए, 15 में से 9 गया तो यहाँ पे 15 में 6 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितने 11 में से 7 गया 4, ठीक है यही होगा। चलो ये था प्रश्न संख्या कितना 18, ये था प्रश्न संख्या 18। चलो अब 19 नंबर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं 19 नंबर की अगर बात करूं तो बहुत ही ज्यादा यूनिकनेस क्वेश्चन है, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग को सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो चलो बच्चों ध्यान सुनो, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, इधर, इतना बात समझ में आ जाना चाहिए, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या करो ऐसे लिखो, चलो क्वेश्चन प्रश्न संख्या 19 यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरे तरीके से ओवर रूट की बात कर रहा है बच्चा, तो यहाँ पे लगाओ ओवर रूट 1 प्लस कॉस ए बट्टे में बोला गया 1 माइनस कॉस ए, इसको मैं क्या करता हूँ रेशनलाइज, जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो ये होगा हम लोग का LHS साइड, ये LHS साइड है, और ये क्या हो जाएगा RHS, ये दोनों बराबर करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरफ से लेकर चलता हूँ वहां पे लेकर उस तरीके से मैं पहुंचा सकता हूं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए, ये LHS साइड से चल रहा हूं, ठीक है। अब बाय में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है, अब यहाँ पे रूट लगा दो, इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करने के लिए ये मतलब परमयीकरण करते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस है ना, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा बच्चा 1 प्लस कॉस ए बनेगा, अब बाय में यहाँ भी 1 प्लस क्या बन जाएगा तो कॉस ए बन जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग करेंगे नहीं,
हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए का पावर 2, क्योंकि 2 बार गुना होगा। जैसे कि मालूम होना चाहिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये रूट लगा हुआ ठीक है। अब जैसे कि मालूम होना चाहिए बच्चा 1 प्लस कॉस ए है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको वैसे लिख दो। अब जैसे मालूम ये होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है ना, वो साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है ना। तो आप यहाँ पे लगा दो साइन स्क्वायर ए, लगा दिया। अब देखो, अब यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है, इसको अगर आप कॉमन अगर लेके चलाते हो, कॉमन मतलब ऐसे 1 प्लस अच्छा 1 माइनस कॉस ए आपको चाहिए क्या भाई, क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, चलो मिल गया। यहाँ पे कॉस ए, इसका अगर मान लीजिए अब कॉमन लेके चलो 1 माइनस, अब यहाँ पे लिखो साइन ए और इसका पूरा आप वर्ग कर लो। अब यहाँ पे रूट चढ़ा दो, तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल हुआ बचा, तो आपके पास क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, अब बाय में बच गया साइन ए, हो गया LHS इक्वल्स टू क्या हो गया आपका RHS हो गया। प्रूफ, यही प्रूफ करना था। चलो प्रश्न संख्या नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया यहाँ पे जब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप का केंद्र 60 डिग्री दिया गया तो अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। 20 नंबर प्रश्न के लिए आप क्या करो, यहाँ पे चाप बोला है निकालने के लिए, वृत्त का चाप क्या होगा, तो चाप की लंबाई बराबर में, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए जो फॉर्मूला जो हम लोग लगाते हैं वो एक फॉर्मूला है। 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप का केंद्र 60 दिया हुआ है, तो अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल के हिसाब से अगर चाप का निकालते हैं, चाप का क्षेत्रफल, देखो चाप का क्षेत्रफल मतलब अगर निकालते हैं तो थीटा बाय 360 और क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है। थीटा का वैल्यू आपको दिया गया बच्चा, कितना दिया, जो 60 डिग्री दिया ना वो थीटा ही है। तो अब यहाँ पे क्या करो, जब थीटा का वैल्यू की बात कर रहा है तो हो जाएगा 60, अब बट्टे में हो जाएगा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू आप ले लो 22/7, और त्रिज्या आर जो अगर बात करें यहाँ पे जो त्रिज्या की बात होता है, त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आर, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिज्या जो दिया गया है आर, वो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस पे अगर निकालते हैं तो इसको 21 लिख दो, यहाँ पे 21 का स्क्वायर, 21 गुने 21, 6 1 6, 6 6 36 हो जाएगा, 7 या 21 हो गया, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2 और 11। अब इसका मतलब ये हुआ, जब इसको मैंने सॉल्व करा, अब 11 को 21 से गुना करना पड़ेगा, 11 को 21 से मुझे गुना करना है, देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 11 गुने 21 तो आ रहा है लगभग में 231। ठीक है, ये सेंटीमीटर के हिसाब से आ जाएगा स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन मुझे निकालना है यहाँ पे चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई की निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चाप का क्षेत्रफल एक और फॉर्मूला होता है बच्चा। ठीक है, तो चाप का क्षेत्रफल बराबर में एक होता है फॉर्मूला 1/2 गुने एल गुने आर। ठीक है, तो हमको बोला गया चाप की जो लंबाई है ना, ये एल को बोलते हैं चाप की लंबाई, तो क्षेत्रफल कितना निकाला है, 231 निकाले हैं, 1/2 एल का एल रहेगा और ये 21 जो है आर हो जाएगा। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो इसको इससे कैंसिल कर लूंगा, 10 दशमलव कितना हो जाएगा 5। अब इसको ऐसे निकालो, 231 को आप 10.5 से भाग देगा ना, तो एल निकल के आ जाएगा, क्योंकि यही होता है चाप की लंबाई। तो यहाँ पे 221 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप के कितना दिया है, तो कौन का अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई, कहीं गलत तो नहीं लगा रहे फॉर्मूला। चलो एक और फॉर्मूला है, 231 भागा यहाँ पे 10.5 करते हैं तो 22, इसको कटाने पे कितना आ रहा है, एल का वैल्यू कितना आ रहा है 22 आ रहा है। अच्छा बच्चा एक और फॉर्मूला है, ठीक है ना, एक और फॉर्मूला है, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, एक फॉर्मूला क्या लगाओ, ऐसे लगाओ, दूसरा तरीका, या अब ये बनाओ, या तो अब जो बना रहे देखते इससे भी आता है कि नहीं, थीटा बाय 360 डिग्री, फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर में चाप की, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर लंबाई अगर निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा 300 थीटा बाय 360 और 2 पाई आर, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ देखो थीटा की जगह पर रख लो 60, अब बट्टे में 360,
गुने 2, अब पाई के जगह पे 22, अब बट्टे में 7, आर की जगह पे 21, ऐसे करके रखो। इसको मैंने बोला इससे अब कैंसिल करो तो हो जाएगा 6, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 3, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल कर लो, बचा कितना 22। देखो यहाँ भी 22 आया है और यहाँ पे भी 22 ही आया है। तो इसका मतलब ये हुआ या तो ऐसे बनाओ या तो ये बनाओ। तो मुझे लग रहा है यही सबसे अच्छा है, आसान है। इस वाले फॉर्मूला पे अगर रखोगे तो आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक बातें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलो आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है कि नहीं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर बात करें जो पहले से ही मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, देखो आपको करना कुछ नहीं, इसका मान निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबका वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, साइन स्क्वायर 30, तो 30 देखो साइन 30 वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे 21 नंबर की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे लिखो 1/2 का साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो 1/2 इसका वर्ग कर लेना, प्लस tan का होता है 1, tan 45 का, तो 1 का यहाँ वर्ग कर लेना। उसके बाद बोला सेक 30, तो सेक 30 को होता है यहाँ पे 2/√3, इसका भी वर्ग कर लेना बच्चा। अब फिर लिखा हुआ cot 45, इसका भी होता है 1। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, क्या हो जाना चाहिए, तो 1/2, तो 1 बट्टा हो जाएगा 4, 1 का वर्ग 1 होता है, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा 3 और प्लस में 1। अब यहाँ पे इसका अगर फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो 4 एकम 4, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे 4 + 1 बट्टा यहाँ पे 3, ऊपर में हो गया 5/4 और नीचे में हो जाएगा फिर से 5/3। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे तो 5/4 और गुने ऊपर में जाएगा 3 और नीचे में आ जाएगा 5, इसको कैंसिल कर लेंगे तो 3/4 मेरा आंसर आ रहा है। करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, सिंपली वो जो वैल्यू दिया गया है ना वो आपको याद होना चाहिए और इस पे रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर में अगर बात करें बच्चा, तो 22 नंबर में क्या कह रहा है, बहुलक निकालना। अब यहाँ पे बहुलक अगर निकालते हैं तो बहुलक के लिए क्या रूल्स होते हैं, बहुलक के लिए रूल्स होता है जहां पे जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब बारंबारता जिसका ज्यादा होगा वही संख्या हम लोग को लेने पड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे छात्रों की संख्या जो दिख रहा है बच्चा, यही होता है f और ये होता है x। ठीक है, जो क्लास इंटरवल दिया गया, तो ये x फिलहाल नहीं होगा, ये हो जाएगा CI, जिसको बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो तो सबसे ज्यादा किसका नजर आ रहा है, 16 का नजर आ रहा है। तो देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो नजर आ रहा है इसको लिखेंगे। क्वेश्चन जो है 22वां नंबर है, सबसे ज्यादा f जो है वे 16 में या वह 16 में, वह संख्या 16 है। ठीक है, तो बहुलक आप निकालना है। देखो अब क्या होता है, जैसे हमने इसको लिया ना तो इसको हम लोग मान लेंगे ये f0 हुआ है, इससे पहले जो होता है ना इसको f1 बोलते हैं, इसके बाद वाली संख्या होता है वो f2 होता है, और ये जो होता है ना इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अब ये जो बात कर रहे हैं तो बहुलक का जो हम लोग का सूत्र होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो बहुलक के सूत्र के हिसाब से, बहुलक के सूत्र के अनुसार, तो यहाँ पे सूत्र के अगर अनुसार अगर चल रहे हैं बच्चा, तो देखो सूत्र क्या होता है बहुलक का, मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मोड कहते हैं। इसका फॉर्मूला निकल के आएगा जो f1 माइनस f0, ठीक है ना, f1 नहीं f0 हम लोग को लेना पड़ेगा, या तो ऐसे करके इसको आप मानना चाहते तो इसको मान लो ये f1 है, इसको मानना चाहते तो ये f0 मान लो, इसको मान लो ये आपका f2 है, कोई दिक्कत नहीं नेमिंग के हिसाब से। चलो हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं जो f1 माइनस f0 बाय में आ जाएगा 2f1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा f0 अब माइनस में आ जाएगा f2 और गुन्ने में आता है h, और यहाँ पे आता है बच्चा प्लस में लोअर लिमिट। ये होता है मोड का बहुलक का फॉर्मूला। तो देखो
लोअर लिमिट मैंने किसको बोला, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है बड़ा बढ़ता है वो क्या है 16 है, इसीलिए इसको मैंने क्या बोला f1। इससे पहले वाले को मैंने क्या मान लिया f0। अगला वाला संख्या क्या हो जाएगा f2 हो जाएगा। अब इसका जो अगर बात करें क्लास साइज के हिसाब से, मतलब ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न वर्ग बोलते हैं, इसको उच्च वर्ग बोलते हैं। 40 से 60 है तो इसको क्या बोलते हैं निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग यहाँ पे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं L, तो यहाँ पे आ जाएगा L 40 प्लस f1। f1 कितना होगा तो सबसे दिया हुआ बड़ा, तो यहाँ पे 16 और f0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। अब यहाँ पे इसको अगर लिखते हैं यहाँ पे, ये तो 40 लिखाएगा भाई, 2 इंटू f1 हो जाएगा 16 माइनस f0 हो जाएगा 6 और माइनस f2 जो हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा 12 और गुने h का मतलब होता है क्लास साइज। इसे 40 से 60 के बीच में कितना का यहाँ पे ऊंचाई दिया, कितना का गैपिंग है, तो 40 से 60 20 का गैपिंग है ना, तो वही हो जाएगा 20। यहाँ पे h जो होगा वो हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं, इसको करना है कैलकुलेशन, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 प्लस 16 में से 6 ज्ञात हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 16 दूना 32 और 6 18, तो 32 में से अगर मैं यहाँ पे 18 को माइनस करता हूँ और फिर 20 यहाँ पे लिखता हूँ। चलो थोड़ा सा कैलकुलेटर की अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुलक बराबर में मोड बराबर में 40 प्लस में 10 ऊपर रहा, तो 32 में से अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 18, तो बच रहा है 14, ठीक है, गुन्ने हो जाएगा 20। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 40 प्लस 200 ऊपर चला जाएगा। देखो 20 को 10 से गुना कर लो 20 200 हो जाएगा बट्टे में 14, तो यहाँ पे क्या करते हैं 200 भागा 14, तो लगभग में यहाँ पे जो आ रहा है वो 14 दशमलव, ये तो 40 से रहेगा ना, 40 से हो गया। और उसके बाद आ रहा है लगभग में यहाँ पे 14.28, जब इसको जोड़ लिया जाएगा तो हो जाएगा 54.28, यही होगा आपका बहुलक होगा, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है ना इस पे आपको बैठा देना है, सारे वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। चलो आगे की ओर देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 23 नंबर जो क्वेश्चन नजर आ रहा है ये भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोग को मालूम है जो त्रिभुज अगर बात करें ए बी सी में अगर बात करें बच्चा, तो यहाँ पे आपको एंगल ए, या आप ऐसे करके लिख सकते हो एंगल ए, तो ऐसे लिखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या होता है 180 डिग्री होता है त्रिभुज का सम। अब यहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके से, तो आप क्या करते हैं सबको 2 से भाग देते हैं, यहाँ पे 2 से भाग दे दिए। अब जैसे 2 से भाग देंगे तो या तो आप पहले ऐसे करके लिख लो, सबसे आसान तरीका। आपको किसके फॉर्म में चाहिए, ऐसे चाहिए ना ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आप इधरे छोड़ दो, ठीक है, ए प्लस बी इधरे छोड़ दो। अब 180 अब माइनस में सी इधर कर दो, अब सबको 2 से भाग दे दो। जैसे यहाँ पे 2 से अगर भाग देते हैं तो ये तो रहेगा ऐसे ही ए प्लस बी अब बट्टे में 2। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 90 अब माइनस क्या हो जाएगा सी बट्टा 2 हो जाएगा। अब क्या करो दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर, अब गुना करने, ठीक है ना, गुना करने पर ये जो दिख रहा है ना, पहले मैंने क्या किया 2 से भाग दे दिए, जो समीकरण दिया है मैंने क्या किया 2 से भाग देने पर, तो यहाँ मैंने भाग दिया, तो देने पर 2 से भाग देने पर ये आपको निकला। अब मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ जो है ना कॉस से हम गुना कर दे, जैसे कॉस से गुना करेंगे ये बचेगा कॉस और फिर क्या बचेगा a प्लस बी बट्टे में 2। यहाँ भी अगर कॉस से गुना करते हैं तो कॉस कॉस से रहेगा 90 और माइनस सी बट्टा 2। जैसे कि हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री का रूल्स पता होगा, तो कॉस यहाँ पे a प्लस बी बट्टा में 2 रहबे करेगा। कॉस का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है पूरक होता है, कॉस जगह पे क्या लिखा आता है साइन, और थीटा का एंगल कितना दिया हो c/2, यहाँ हो जाएगा c/2 हो गया, ये सिद्ध हो गया। बस आपको यही करना है। ये था प्रश्न संख्या 23। अब यहाँ पे मैं प्रश्न संख्या 24 को बस सीधा सीधा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 22 पत्ता, तो आपको पता ही है गड्डी में कितने होता है 52 नहीं सॉरी 52 पत्ता होता है।
ताश में पास बात करें तो अच्छी प्रकार से फीटी गई 22 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, जिससे बोला गया रंग का बासा प्राप्त करने की प्रयोगता क्या होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग रेड की बात करें तो रेड में होता है 26 को कार्ड होता है ना, जिसमें हम लोग बात करें हॉट और डायमंड आता है। तो अगर हॉट की अगर बातें करें तो हॉट और डायमंड मिला के हॉट और डायमंड ही होता है रेड कार्ड। ये दोनों कार्ड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, रेड कार्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों मिला के कितना टोटल कार्ड होगा, टोटल मतलब क्या कौन सा बोला, रेड कार्ड। तो रेड जो होगा टोटल कितना होगा, 26 को होगा। रेड कार्ड कितना हो जाएगा, 26, जिसमें आपको देखना होगा जो एक हॉट में किंग होगा, क्योंकि किंग की पूछ रहा है बात। एगो किंग जो होगा एगो हॉट में होगा, एगो किस में होगा, डायमंड में होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं किंग का, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे किंग का निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रयकता, तो दूगो किंग होगा। अब बट्टे में यहाँ पे पूरे पत्ते की अगर बात करेंगे तो पूरे पत्ते की बात बोल रहा है तो 52 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग कटा देंगे तो 1/26 यही होगा प्रयकता निकालने का। ठीक है, अगला प्रश्न। अब यहाँ पे अगला प्रश्न की अगर बातें करें बच्चा तो लिखा हुआ है मीन ऑफ द फॉलोइंग, जो दिया गया एक्स निकालते। आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसको ऐसे बनाओ। यहाँ जो लिखा हुआ है ना ये x1 दिया हुआ है। चलो अब यहाँ से बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x1 ऐसे करके और ये दिया हुआ है f1। अब क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 15, ये दिया हुआ है k, और ये दिया हुआ है 25, और ये दिया हुआ है 30। और f की अगर बातें करें तो ये है 5, ये है 10, ये है 7, ये है 8, ये है आपका 2। तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट मेथड से इसका फॉर्मूला होता है fx। अगर आप यहाँ पे माध्य अगर निकालते हैं तो माध्य का तो मिसिंग दिया ही गया ना, माध्य का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fx बाय समेशन ऑफ f। ठीक है, मतलब यहाँ पे जोड़ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, मीन जो दिया गया पहले से मिसिंग दिया हुआ है 18 यहाँ पे 75 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे बताइए, तो पता चल गया जो माध्य दिया गया है वो मिसिंग है 18.75 दिया हुआ है। तो आपको इसमें से k का मान निकालना है, बहुत सिंपल है। अब इसको गुना करो, 10 को 5 से करो, यहाँ पे हो जाएगा 50, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 150, यहाँ हो जाएगा 7k, और 25 अट्ठे हो जाएगा यहाँ पे 200 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, इसको भी जोड़ना है और उसको दोनों को जोड़ना है। तो 10 और 5 15, 15 15 30 और 2 32। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, निकल का आया है 32, और प्लस में और कुछ है नहीं, 32 से सब जोड़ना पड़ेगा ना। 10 5 15, अब 15 15 30 और 2 32। तो ये f, मतलब यहाँ पे समेशन ऑफ f की बात करें तो 32 हुआ। अब समेशन ऑफ अगर fx निकालते हैं, मतलब इसका अगर हम लोग सम करते हैं, देखते हैं कितना निकलता है बच्चा। 50 और 150, 200 हो गया, 200 200 400, और 400 प्लस 60, तो 460 और प्लस में 7k, यही ना हुआ। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 460 प्लस में 7k, अब बट्टे में हो जाएगा 32। तो क्रॉस गुना कर लेते हैं, इसको इससे कर लेते हैं, तो 18 गुने 18.75 गुने हो जाएगा 32, तो 600 इक्वल टू 460, अब प्लस में हो जाएगा 7k। अब 600 में से 600 माइनस 460 तो हो जाएगा 140, और उसके बाद 7k, इसको इससे भाग दे देंगे तो 20, कितना निकल कर आ रहा है 20। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाना है, अब मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ लेना है, fx को भी जोड़ लेना है, f को भी जोड़, इसके जोड़ को इससे भाग दे देना है। मैंने इसके जोड़ को इससे भाग दे दिया, और ये मिसिंग दिया ही गया है, यहाँ पे बार लगेगा। ठीक है, और इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, k की वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो बाकी बात यहाँ पे क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने सब क्वेश्चन फैक्टराइज करके बताया है। अब जहां तक ही मुझे लगा, ठीक है ना, वहां तक मैंने आपको बताने की कोशिश किया, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। मैं आपको अगला जो क्वेश्चंस की बात करें पार्ट 2 इसका लेकर आपको दूंगा, जिसमें पूरे के पूरे कंप्लीट है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।